हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल में। आज हम लेके आए हैं केमिकल रिएक्शन का पार्ट 2, जिसमें हमने आपसे वादा किया था कि बचे हुए हम आपको यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ाएंगे और यहाँ रासायनिक समीकरण के संतुलन के बारे में भी बताएंगे। तो जैसा कि आपने पहला वीडियो देखा, अगर नहीं देखे तो एक बार जाकर वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ उसके आगे ही हम आपको बताना शुरू करेंगे। वहां हमने आपको बताया था, वहां पे आपको संयोजन बताया था, वियोजन बताया था, इन अभिक्रियाओं के बारे में मैंने वहां पे चर्चा किया था। आज यहाँ पे हम बताएंगे आपको ऊष्मकक्षेपी और ऊष्मकशोषी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अगर भी मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यार और लाइक करिए और अपना प्यार बनाए रहिए और लोगों के बीच में अपने मित्रों के साथ इस चैनल को शेयर करिए। आपके ही सहयोग से हमें एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। चलिए आगे हम चलते हैं, ऊष्मकक्षेपी और ऊष्मकशोषी अभिक्रिया देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे हमने ऊष्मकक्षेपीय एक्सोथर्मिक आपका लिखा है, रिएक्शन लिखा है। यहाँ बस हमको 3-4 पॉइंटों में इनको समझना, मैं दोनों रिएक्शन को एक साथ समझाऊंगा और यहीं से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है। यहाँ शब्द आया है ऊष्मकक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मकक्षेपी अभिक्रिया का मतलब है, यहाँ पे लिखा है शब्द एक्सो। एक्सो का एग्जिट मतलब अगर शब्द बनाएंगे, एक्सो का यहाँ होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब बाहर करना। तो बाहर करने के शब्द से यहाँ आता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जब ये रासायनिक अभिक्रिया घटेगी तो यहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। यहाँ ऊष्मा को बाहर करना है, यहाँ अंदर नहीं रहना या ऊष्मा की जरूरत हमें नहीं होगी। तो यहाँ शब्द से हम यहाँ जान सकते हैं कि ऊष्मकक्षेपी में क्या होगा, यहाँ एक्सो से एग्जिट बनेगा और एग्जिट का मतलब है बाहर करना। यहाँ इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। एक फॉर्मूले से हम यहाँ पे देखेंगे, अभिकारक जो होगा वो उत्पाद और ऊर्जा में परिवर्तित यहाँ पे होगा। एग्जाम्पल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने कार्बन को यहाँ पे जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन का दहन किया गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पे, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एक अपार ऊर्जा का भी उत्सर्जन होगा। आप जानते हैं कि कार्बन जब जलेगा तो उसमें ऊष्मा का भी उत्सर्जन होगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ अगर हाइड्रोजन को भी अगर जलाया जाता है तो भी एक ऊष्मकक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। यहाँ पे H2O को देखेंगे और O2 को यहाँ हमने थोड़ा जलवाष्प बनाया और जलवाष्प बनाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि ऊष्मकक्षेपी अभिक्रिया यहाँ पे कहलाती है। अब इसी के जस्ट यहाँ पे देखिए शब्द अगला हो गया यहाँ पे हमारा ऊष्मकशोषी। अब ऊष्मकशोषी यहाँ पे शब्द है इंडो। इंडोथर्मिक मतलब है यहाँ पे इंडोथर्मिक। अब इंडोथर्मिक अगर मैं आपसे बताऊं, आपने कहीं स्पोर्ट्स में सुना होगा इंडोर गेम और आउटडोर गेम। इंडोर गेम का मतलब है जहां पे खेल जो हमारे होते हैं वो स्टेडियम के क्या होते हैं, खुले स्टेडियम में नहीं, एक क्या होते हैं बंद स्टेडियम में खेले जाते हैं। तो हाँ एक शब्द आता है इंडो गेम, वहां भी शब्द यहाँ पे लगा है इंडोथर्मिक। यहाँ का मतलब है कि ऊष्मा का उत्सर्जन बाहर नहीं किया जाएगा, यहाँ ऊष्मा का क्या हो जाएगा, अवशोषण किया जाएगा, अंदर लिया जाएगा। तो यहाँ देखेंगे इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण किया जाएगा, ऊष्मा को ग्रहण किया जाएगा। बिना ऊष्मा के यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया घटेगी ही नहीं। यहाँ देखेंगे अभिकारक में देखेंगे यहाँ उत्पाद और ऊर्जा क्या होगी, विमुक्त नहीं होगी, ऊर्जा उसको दी जाएगी, ली जाएगी। यहाँ एग्जाम्पल अगर समझेंगे, हमने नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे रिएक्शन कराया गया, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या बना, नाइट्राइड ऑक्साइड बना यहाँ पे, और ऊष्मा क्या हुई, ऊष्मा यहाँ ली गई। या ये हम ये कह सकते हैं इसको कि यहाँ पे हमने N2 को क्या किया, N2 को यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, तो इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ हम ऊष्मा देंगे। जब ऊष्मा देंगे तब हमारी क्या हो जाएगी, 2NO बनकर बाहर आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वाले चीज में क्या लग रहा है, यहाँ ये ऊष्मा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं, इसको अलग से एनर्जी दे रहे हैं, तब जाके यह अभिक्रिया यहाँ पे घट रही है। अन्य उदाहरणों में देखेंगे तो बर्फ का पिघलना हमारा क्या है, ऊष्मकशोषी है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर देंगे तो बर्फ अपने क्या होगा, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा। यहाँ ताप दिया जा रहा है। प्रकाश संश्लेषण में भी जानते हैं बिना सूर्य की उपस्थिति के बगैर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो सकती है, या हमें किसी अन्य ऊर्जा की क्या, लाइट की आवश्यकता होगी। यहाँ भी प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का क्या होगा, लाइट होगी, और लाइट में आप जानते हैं क्या होगा, हमारा टेम्परेचर होगा, ताप होगा, ऊष्मा होगी, तब जाकर यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन घटेगा। तो इन दोनों को समझने के बाद हमारा अगला बचता है ऑक्सीकरण और अपचयन, उसको हम देखते हैं आगे। जी हमने कहा कि यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन, और इसी से जुड़ी एक हमारी है रेडॉक्स प्रक्रिया। इसको हम गौर से समझेंगे, यहीं से यहाँ से ये कंफ्यूजन यहाँ से दूर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ शब्द है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ सरल रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे। इसकी परिभाषा देखिए, इसकी परिभाषा आसानी से बता दी जाती है कि जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो, हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, और हाइड्रोजन अलग हो रहा हो, वही हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती
है। लेकिन कभी कभी यहाँ पे एग्जांपल जैसे यहाँ ये आ जाता है, ये हमारा सर क्या करता है, चकरा देता है कि यहाँ ये परिभाषा सेट नहीं बैठती है। तो यहाँ हम समझेंगे यहाँ पे कि देखेंगे यहाँ पे तो पहली शब्द हम समझ जाएंगे कि ऐसी अपक्रिया जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का योग हो जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अलग होगा। हाइड्रोजन वहां पे अलग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरे प्यारे साथियों, थोड़ी सी समझने की यहाँ पे जरूरत है। यहाँ ऑक्सीजन का जब योग होगा तो ऑक्सीजन हमेशा जानते हैं कि ऑक्सीजन अपने साथ क्या लेता है, ऋण लेके चलता है, ऋण विद्युत लेके चलता है। मतलब यहाँ पे निगेटिव लेके चलता है, निगेटिविटी रहती है। मतलब ये बच्चा क्या होता है, कर्ज में डूबा रहता है। अब जब जो बच्चा कर्ज में डूबा रहेगा, जिसके पास जाएगा वो आदमी क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा कि माइनस में जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऋण विद्युती का योग होगा। मतलब ऋणात्मकता में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। अगर किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहां माइनस में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो ये ध्यान देना है कि ऋण विद्युती में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। और अगर हाइड्रोजन वहां अलग हो रहा है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेके चलता है, और पॉजिटिव चार्ज अगर हट गया तो मतलब यहाँ से आपके पास 2 रुपए था, यहाँ से 1 रुपए हटा दिए गए, तो इसका मतलब आप 2 से 1 आए, मतलब माइनस की ओर आए, निगेटिव की ओर आए। तो यहाँ धनात्मक में क्या आएगी, कमी आएगी। तो ये 4 पहलुओं को याद रखना है कि अगर ऑक्सीजन का योग होगा तो ऋण विद्युती में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पे हाइड्रोजन में अगर कमी आती है तो मतलब धनात्मकता में कमी आएगी। एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेनस क्लोराइड हमारा है, वहां पे हमने क्या किया, यहाँ SnCl2 था, हमने यहाँ पे क्लोरीन को जोड़ दिया, इसमें योग कराया। अब क्लोरीन भी जानते हैं कि यहाँ देखिए अब इस रिएक्शन में क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन का योग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा SnCl4 होगा। ये ध्यान देने की बात है। जब SnCl4 होगा तो यहाँ ऑक्सीजन का ना योग हुआ, ना हाइड्रोजन का क्या हुआ, अलगाव हुआ। लेकिन यहाँ देख रहे हैं क्लोरीन भी क्या करता है, निगेटिव चार्ज लेके चलता है। निगेटिव चार्ज लेके चलेगा, जब इससे जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे निगेटिव चार्ज में बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं यह रिएक्शन ऑक्सीकरण रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। तो थोड़ा गौर समझिएगा, यहाँ SnCl2 था, SnCl2 में ना पॉजिटिव चार्ज था, निगेटिव चार्ज था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 क्लोरीन के अणु क्या हुए, यहाँ जुड़ गए परमाणु सॉरी, और क्या हुआ, जब यहाँ पर आएंगे तो निगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। और यहाँ पे आपने अभी पढ़ा कि ऋण विद्युती में अगर योग होता है या बढ़ोतरी होती है और धनात्मकता में कमी आती है, फिर वो भी रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगी। तो ये होगा। अब इसको समझते हैं हम लोग इसको अच्छे से कि ये देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सोडियम था, सोडियम में पॉजिटिव था ना निगेटिव था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव में हमने क्या किया, सोडियम में हमने 1 इलेक्ट्रॉन को अलग किया तो उसके प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज लिए रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ गया। तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ये रिएक्शन भी क्या हुई, ऑक्सीडेशन हमारी कहलाई। तो यहाँ पे देखिए अगर जब आपको हाइड्रोजन कहीं ऑक्सीजन कहीं जुड़ता हुआ दिख जाए तो आप अच्छे से पहचान सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने 2 यहाँ एग्जाम्पल लिया, दोनों एग्जाम्पल कैसे थे, बिना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के थे, और यहाँ पे आपने देखा कि ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इसी के साथ यहाँ पे अपचायक और ऑक्सीकारक है, इसको मैं यहाँ इसको समझाने के बाद आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं अपचयन। अब अपचयन में भी देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, यही वही शब्द है कि यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, यहाँ हाइड्रोजन अलग हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन को लिया जाएगा, एक जगह भगाया जाएगा तो एक जगह लिया जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन का योग होगा, हाइड्रोजन का योग होगा तो धनात्मकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। और ऑक्सीजन यहाँ पे अलग हो रहा है, ऑक्सीजन का मतलब दूर भेजा जा रहा है, हटाया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऋणात्मकता में कमी आएगी। हाइड्रोजन आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है, ऑक्सीजन आपसे दूर जा रहा है, इसका मतलब कि क्या हो रहा है, ऋणात्मकता में कमी आ रही है। यहाँ पे भी उदाहरण समझेंगे। यहाँ देखिए कॉपर और क्लोरीन था, यहाँ पे रिएक्शन था, यहाँ पे हमने कॉपर को ऐड किया। अब कॉपर को आप जानते हैं कि यहाँ पे बेटा जब कॉपर को ऐड किया जाता है यहाँ 2 पॉजिटिव होता है, मतलब देखिए यहाँ कॉपर क्लोराइड था यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ CuCl2 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 2CuCl हो जाएगा, सॉरी 2CuCl हो जाएगा। अब जानते हैं कि ये हमेशा क्या लेके आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज लेकर यहाँ पे आएगा तो मतलब यहाँ पॉजिटिव में क्या हो रही, वृद्धि हो रही है। और आपने क्या देखा कि इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और वृद्धि होने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपचयन हो जाएगा। इस रिएक्शन में धनात्मकता में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है।
मैंने यहाँ सोडियम फिक्स उठाया, यहाँ सोडियम आपको समझा था, सोडियम यहाँ देखिए बेटा। अब इसी का अगर जस्ट उल्टा कर देंगे, आप ऑक्सीकरण का उल्टा कर देंगे तो वहां क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। कैसे होगा यहाँ पे देखें सोडियम था, सोडियम से हमने क्या किया, यहाँ इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बाहर किया था, ये पॉजिटिव चार्ज लगा था, लेकिन मैंने उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के यहाँ पे इसको क्या कर दिया, यहाँ बैठा दिया और कहा तुम जाओ ना, तुम यहीं पे आ जाओ। यहाँ पे आएंगे, जब यहाँ पे क्या था, प्रोटॉनों की संख्या इसमें क्या थी, ज्यादा थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी और सोडियम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी, तो ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे सोडियम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे होता है। ऑक्सीकरण का अगर देखेंगे तो उल्टा अपचयन होता है। परिभाषा भी समझेंगे, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा था और यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा था, दूर जा रहा है, और यहाँ हाइड्रोजन दूर जा रहा था, यहाँ हाइड्रोजन को इसने पकड़ के रख लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगी। कुछ नहीं है ऑक्सीकरण अपचयन, एकदम आसान तरीके से समझिए, चार पहलुओं को याद कर लीजिए, एक एक उदाहरण याद रख लीजिए, उसको देखिए और जस्ट ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन होता है। यहाँ पे देखिए रेडॉक्स अप्रिया मैंने लिखी है, रेडॉक्स अप्रिया की बात करेंगे तो रेडॉक्स अप्रिया में बस मैंने शब्द लिख दिया है ऑक्सीकरण और अपचयन। ऐसी अप्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों घटनाएं एक साथ घट रही हो, वो अप्रिया कैसे कहलाती है, रेडॉक्स अप्रिया कहलाती है। यहाँ देखिए आपकी बुक में दिया गया है, एक एग्जांपल दिया गया है, डेंगल पढ़ा दिया गया है, इसको आप समझिए। आप कई बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहते हैं, कई लोग सवाल भी करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेंगल को मैं समझाऊंगा यहाँ पे कैसे होंगे। अब देखिए यहाँ जिंक है, अब जिंक अभी अकेला आदमी है तो जिंक जानते हैं धातु है, और धातु में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव चार्ज दिया, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट भी क्या है, न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। लेकिन अब जिंक पॉजिटिव था, अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉपर सल्फेट को उठा के यहाँ पे कर दिया, जिंक के साथ जोड़ दिया। अब अगर बताइए, अगर इस वाली स्थिति में देखेंगे तो यहाँ जिंक क्या था, पॉजिटिव था, क्या था, पॉजिटिव था। और अगर इसकी बात करेंगे तो CuSO4 क्या था, कुछ नहीं था, क्या था, कुछ नहीं था, सामान्य था। लेकिन हमने इस वाली स्थिति में अगर देखेंगे हम इस वाली, तब Zn आएगा और SO4 क्या आएगा, यहाँ जुड़ेगा। अब SO4 की बात करेंगे तो SO4 क्या है, निगेटिव चार्ज लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, निगेटिव चार्ज लेकर आएगा, क्योंकि देखेंगे ये क्या है, यहाँ पे पीछे जुड़ रहा है, मतलब ये धातु वाली प्रक्रियाओं में है, तो यहाँ क्या होगा, जुड़ेगा आके तो कहीं ना कहीं अपनी निगेटिव चार्ज लेकर आएगा, और जब ये आएगा तो इसके पॉजिटिव को क्या करेगा, हटा देगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हट गया। तो मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें धन विद्युत में क्या आई, कमी आई, क्या आई, कमी आया। और आपने देखा कि जब धन विद्युत में क्या आती, कमी आती है तो क्या होता है, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में जिंक का क्या होगा, जिंक यहाँ पे जिंक का ऑक्सीकरण होगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण की बात हम करेंगे क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, धन विद्युत में कमी आ रही है। अब वहीं पर कॉपर था, यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर जुड़ा हुआ था, अब इस कॉपर से जब सल्फेट को हटा के हमने जिंक के साथ जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या बचा, आपका कॉपर बचा। और कॉपर बचने का मतलब जब सल्फेट यहाँ से निगेटिव गया तो इसके पॉजिटिव में क्या होगी, वृद्धि होगी, जुड़ा था। अब निगेटिव वाला आदमी भाग गया तो इसके पास क्या हो जाएगा, इसके पास प्लस पॉइंट होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अपचयन होगा, क्या हो जाएगा, इसका अपचयन हो जाएगा। तो डेंगल सेल में आप कह सकते हैं कि पहले प्रोसेस में यहाँ पे देखेंगे कि जिंक का क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण होगा, और दूसरे प्रोसेस में देखेंगे बेटा आप लोग कि कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये रेडॉक्स अप्रिया थी। दोनों यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीकरण अपचयन की एक साथ घटना जब घटेगी किसी रिएक्शन में तो हमारी रेडॉक्स अप्रिया कहलाती है। अब यहीं पे एक शब्द आता है अपचायक और ऑक्सीकारक, इसको हम समझते हैं यहीं पर, ये थोड़ा सा घुमाता जाता है बच्चों को, यहीं पे मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, देखिए अपचायक जो होगा, यहाँ पे अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीकारक यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूंगा, तो बिल्कुल सिंपल है, बस इसको 2 मिनट समझिए मेरे साथ। देखिए अब यहाँ पे देखिए मैंने ऑक्सीकरण के नीचे लिखा अपचायक, ऑक्सीकरण के हमने नीचे लिख दिया अपचायक। अब यहीं पे आपको परिभाषा समझनी है। परिभाषा क्या समझनी है, परिभाषा इस तरीके से समझनी है। आप देखिए कि देखिए ऐसी अपक्रिया, जिस अपक्रिया में, या ऐसे कहेंगे जिस अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, क्या हो जाएगा, जिस अपक्रिया में, सॉरी ऐसी किसी भी अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वह क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। चलिए मेरे साथ आप बताइएगा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है 2AgCl2, और यहाँ पे आप लोग बताइए मेरे साथ। अब इतना तो आप समझ गए होंगे कैसे होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ मर्क्यूरी को क्लोराइड था यहाँ पे, और स्टेनस क्लोराइड था यहाँ पे, हमने रिएक्शन कराया, थोड़ा सा मैंने यहाँ क्लोरीन का क्या किया, अदला बदली करवा दिया है, Hg2Cl2 कर दिया है, SnCl4 कर दिया गया है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या था,
यहाँ पे क्लोरीन 4 था, यहाँ पे क्लोरीन क्या था 4 था, तो कहने का मतलब अब यहाँ पे SnCl2 था, यहाँ क्लोरीन की संख्या देखेंगे तो इस क्लोरीन की संख्या यहाँ पे 4 थी और इस क्लोरीन की संख्या क्या थी 2 थी। अब बताइए जब क्लोरीन की संख्या यहाँ 4 थी यहाँ 2 थी, कहने का मतलब इसकी अपेक्षा यहाँ पे क्या था मामला सेट था, मामला सेट था, ना पॉजिटिव था ना नेगेटिव था। लेकिन इस वाले रिएक्शन में आप देख रहे हैं क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई, क्या हो गई 4 हो गई। अब यहाँ पे क्लोरीन क्या हो गया यहाँ संख्या 2 हो गई। अभी बताइए जब क्लोरीन मैंने बताया क्लोरीन अपने साथ लेकर चलता है निगेटिव चार्ज, क्या लेके चलता है निगेटिव चार्ज लेके चलता है। अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ से उड़कर यहाँ पहुंचेगा तो क्या बता सकते हैं कि ऋण विद्युती में योग किस किस पदार्थ में होगा, तो हम कह सकते हैं इस वाले पदार्थ में होगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन की संख्या 4 हो रही है, यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऋण में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, यहाँ पे ऋण में क्या होगी वृद्धि होगी। इसका मतलब कह सकते हैं कि इस अक्रिया में SnCl4 क्या होगा अपचायक होगा, क्या होगा अपचायक होगा। फिर से मेरे साथ समझिए एक बार फिर से कि यहाँ देखिए यहाँ क्लोरीन की संख्या 4 थी, अब यहाँ पे देखेंगे 2 थी, अब जब 2 उठा के क्लोरीन मैंने यहाँ कर दिया तो यहाँ क्लोरीन की संख्या बढ़ गई 4 और क्लोरीन अपने साथ लेके आता है निगेटिव चार्ज। जब निगेटिव चार्ज लेकर आएगा तो कहने का मतलब है क्लोरीन निगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, यहाँ निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है और आप कह सकते हैं ऋण विद्युत का योग क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। मतलब इस क्रिया में इस पदार्थ का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। मैं यहां पर लिखता हूं ये क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। और मैंने बताया कि जिस क्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह उस पदार्थ का क्या होता है वह पदार्थ अपचायक कहलाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, तो मतलब यह क्रिया कैसी होगी अपचायक होगी। समझ में आ गया। जस्ट विपरीत याद करना है, ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा अपचायक हो जाएगा और अपचयन में क्या हो जाएगा ऑक्सीकारक हो जाएगा। यहाँ भी समझने की बात है, यहाँ पे भी देखेंगे आप लोग ऑक्सीकारक है मैंने यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे बात करेंगे कि जिस क्रिया में जिस पदार्थ का क्या होगा अपचयन होगा वह क्रिया कैसी कहलाएगी ऑक्सीकारक कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या था KBr था क्लोरीन थी, KBr था क्लोरीन थी, यहाँ क्लोरीन भैया बैठे थे निगेटिव चार्ज के बैठे थे, लेकिन इनका अचानक संबंध हो गया इनसे, इन्होंने क्या किया Br को यहाँ पे अलग कर दिया। अब जब इनका संबंध इनसे हुआ तो पोटेशियम हमारा क्या था पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ क्लोरीन गए और क्लोरीन क्या हुआ था निगेटिव से 0 की ओर बढ़ा, निगेटिव से 0 की ओर बढ़ा। मतलब निगेटिव से अगर बात करेंगे यहाँ 2 था और ये बढ़ा कहाँ 0 की ओर, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव में क्या आ गई वृद्धि हुई, पॉजिटिव में क्या हुआ वृद्धि हुआ। और आपने यहाँ पे देखा था परिभाषा कि जब धनात्मकता में क्या होगी वृद्धि होगी तो क्या कहलाएगी अक्रिया अपचयन क्रिया कहलाएगी। तो मतलब ये कह सकते हैं यहाँ पे कि क्लोरीन क्या है यहाँ पे क्लोरीन हम बता सकते हैं क्लोरीन क्या है यहाँ पे अपचयन, क्लोरीन का अपचयन हो रहा है, या क्लोरीन को कह सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन क्या है क्लोरीन ऑक्सीकारक है, क्लोरीन ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्लोरीन क्या रहा है पोटेशियम से आके जुड़ रहा है। पोटेशियम से जुड़ने का मतलब यहाँ पे है कि क्लोरीन यहाँ पे जब जुड़ेगा तो क्लोरीन यहाँ पे क्या होगी अपने निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर बढ़ेगी और वही क्या हो जाएगा उसका अपचयन होगा, या कह सकते हैं कि क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। तो ये थी हमारी रासायनिक क्रियाओं से संबंधित जो भी था यहाँ पे टॉपिक हमने क्लियर कर दिया। यहाँ और आता है कि हमारी जो रेडॉक्स क्रियाएं या ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो कुछ ज्यादा नहीं है। यहाँ पे देखिए एक क्या हो जाएगा एक संक्षारण का काम करेगा। यहाँ मैं सब लिखता हूँ संक्षारण, संक्षारण का मतलब आप जानते हैं यहाँ पे समझ जाएंगे जैसे कि क्या लगता है लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जंग कैसे लगता है, आप जानते हैं कि लोहे को मृदा में छोड़ दिया जाए तो मृदा में क्या होती है नमी होती है, वहां पे मतलब पानी की मात्रा है और ऑक्सीजन की उपस्थिति जो हमारे वायुमंडल में है ये, तो ऑक्सीजन और पानी मिलकर क्या करते हैं रिएक्शन करके बेटा उसमें क्या करते हैं एक परत जमा देते हैं और वही परत क्या होती है जंग के समान कार्य करती है। तो वो क्या होता है लोहे में जंग लगना हो जाता है। और बात करेंगे यहाँ पे चांदी जैसे होती है, चांदी भी रख रखे क्या होती है उसकी क्या होती है उसकी जो परत होती है वो काली पड़ जाती है, उसमें भी रिएक्शन धीरे धीरे चलता रहता है, उसमें संक्षारण के काम चलते रहते हैं मतलब नष्ट करते रहते हैं उसको। और एक आता है विकृत गंधिता, यहाँ एक शब्द और आता है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता की यहाँ बात करेंगे तो विकृत गंधिता का मतलब यहाँ पे देखिए गंध के शब्द आया मतलब जिससे हमारा देखिए सरल शब्दों में बात करेंगे तो जैसे हमारा भोजन हो जाता है खराब, वो भी क्या करता है वहां पे भी बैक्टीरिया वगैरह रिएक्शन करते हैं, पानी की उपस्थिति होती है, गर्मी ताप वगैरह के टेम्परेचर हो गया क्या करते हैं पानी यहाँ पे क्या हो जाता है
भोजन हमारा अधिक ताप की वजह से क्या होता है, गर्म हो जाता है, उसमें रिएक्शन वगैरह हो जाते हैं, तो ये विकृत गंधीय कार्य होता है। इसको उसमें आपकी बुक में दिए गए हैं कि इसको दूर करने के उपाय क्या होते हैं। वो जो हमारे पके हुए भोजन होते हैं उनको ठंडे स्थान पर रखा जाना चाहिए, ताप ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कूलिंग में रखना चाहिए, जिससे भोजन क्या होता है उनमें रिएक्शन क्या गति बेहद मंद हो जाती है और भोजन काफी समय तक क्या होता है हमारा नष्ट नहीं होता है। तो रासायनिक क्रियाओं से जुड़े जितने भी बिंदु थे मैंने यहाँ पे आप क्लियर कर दिए हैं। अब यहाँ पे एक शब्द बनता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को हम देखेंगे, आगे देखेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि रिएक्शन कैसे आप कर सकते हैं, कैसे उसमें फाउंडेशन कर सकते हैं, आप उसको आप लोग समझिए। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे रासायनिक समीकरण की बात करेंगे, तो रासायनिक समीकरण को यहाँ देखने के लिए चीजें हैं, 2-3-4 पॉइंट है, याद करेंगे। तो इसके देखिए, इसको संतुलन करना है यहाँ पे सीखेंगे रासायनिक समीकरण, और इसको सूचनात्मक बनाना सीखेंगे, कितने तरीके से हम इसको सजा के इतना बता सकते हैं कि ताकि हमें क्या अपने शब्दों में इसे बयान करना पड़े, हम इसी प्रतीकों के द्वारा हम इस अक्रिया को समझा दें कि अक्रिया कैसे घट रही है। तो रासायनिक समीकरण का रासायनिक क्रिया को व्यक्त करने का सबसे सरलतम माध्यम होता है। और यहाँ पे कुछ प्रतीकों के बारे में बताएंगे कि प्रतीकों का यूज कैसे किया जाता है। जब आप कुछ इसमें आप यूज करेंगे तो उसको कैसे प्रतीकों द्वारा क्या करेंगे, सजाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक समीकरण को आपको मैं बता दूं कि रासायनिक क्रिया को व्यक्त करने का सबसे सूक्ष्मतम और सरलतम माध्यम होता है, जिसमें आप प्रतीकों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने पहला यहाँ पे उदाहरण लिया है, मैग्नीशियम को लिया है, H2SO4 लिया है, मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम क्या बनाया, सल्फेट बनाया, उसके बाद क्या बनाया आपका यहाँ H2 बन गया। यहाँ देखिए मैंने सरलतम लिया, पहले समझेंगे यहाँ पे कि इसको देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये संतुलित है। यहाँ शब्द आता है कि क्या ये संतुलित है, तो पहले हम संतुलित करना सीखेंगे कि कैसे संतुलित करते हैं। संतुलित करेंगे, फिर उसको सूचनात्मक बनाना है, सूचनात्मक बनाना है, ठीक है। ये 2-3 चीजों को हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पे आप जानते हैं कि अगर संतुलित करेंगे तो मैग्नीशियम क्या होता है, डबल चार्ज होता है। यहाँ H2SO4 की बात करेंगे, यहाँ H2SO4 है, तो यहाँ हम सॉल्व कर लेंगे पहले H2SO4 के बारे में कि H2 क्या होता है। अगर H2SO4 यहाँ पे मैं करता हूँ यहाँ पे कि H2SO4 की बात करूंगा, तो यहाँ पे अगर H2O की बात करूंगा तो यहाँ डबल पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक सिंगल पॉजिटिव होगा, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, डबल पॉजिटिव होंगे। सल्फर की बात करूंगा तो उसके बाह्य कक्षा में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब त्याग सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। अभी उसकी बात देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, एक ऑक्सीजन 2 निगेटिव चार्ज रखेगा, तो जहाँ 4 ऑक्सीजन है तो कितने हो जाएंगे, -8। अब यहाँ -8 होगा, तो यहाँ पे संतुलित करने के लिए यहाँ इसको 2 नहीं चाहिए, क्योंकि यही इसको चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों आपस में क्या करेंगे, समझौता करेंगे, और जब समझौता करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 निकलकर बाहर आएगा। ये पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव में लगा देता हूँ, ये निगेटिव था, और +6 -8 करेंगे तो -2 आएगा, और -2 +2 करने के मतलब यहाँ पे अब इस वाली क्रिया को देखेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। मतलब हम कह सकते हैं H2SO4 हमारा क्या है, संतुलित है। अब H2SO4 संतुलित होने का मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि H2SO4 जब संतुलित है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ निगेटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको मैं अलग कर देता हूँ, यहाँ आपने देखा कि ये डबल पॉजिटिव हो गया था, ये डबल निगेटिव था, SO4 क्या था, डबल निगेटिव था। अब यहाँ जब मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव के साथ SO4 डबल नेगेटिव जुड़ा, तो ये क्या हुआ, ये जाकर संतुलित हो गया, मैग्नीशियम क्या हुआ, सल्फेट बना, तो यहाँ हाइड्रोजन क्या हुआ, गैस बनकर रहेगी। अब देखिए यहाँ शब्द आएंगे कि मैग्नीशियम, जो हमने यहाँ पे मैग्नीशियम वगैरह धातु धातुओं का जो तनु विलयन वगैरह का प्रयोग किया था, वो क्या है। तो यहाँ जब देखिए किसी धातु का प्रयोग करेंगे, वो सॉलिड होगी, जब सॉलिड मटेरियल में होगी तो उसको हम S से डिनोट करेंगे। जैसे हम यहाँ बात करेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉलिड है, हम इसको सॉलिड लिखेंगे। यहाँ तनु विलायक है, यहाँ पे विलयन है, तो तनु विलयन को हम एक्वियस में करेंगे, तनु विलयन के रूप में करेंगे H2SO4। तो ये क्या है, हम यहाँ पे AQ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे। अब ये H2SO4 जब SO4 ले जाके किसमें, मैग्नीशियम सल्फेट में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका AQ का निर्माण करेगा, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन, आप जानते हैं हाइड्रोजन क्या है, गैस है, क्या है, गैस है। गैस को मैंने यहाँ क्या किया, एरो में। जब आप उत्पाद में किसी गैस को दिखाएंगे तो उसको एरो से ऊपर की ओर दिखाएंगे कि गैस क्या होती है, ऊपर की ओर उड़कर क्या करती है, वायुमंडल में विलीन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपके उत्पाद में क्या हुआ, ये गैस बना हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम JB लिख देंगे और एरो से उसको दर्शा देंगे। तो ये हो गया सूचनात्मक भी बनाना। देखिए यहाँ संतुलित भी आपने किया, सूचनात्मक भी बनाया। अगर इस तरह रिएक्शन आप लिख देंगे तो सॉरी इक्वेशन जब आप लिख देंगे तो इस ये वाली आपको देखने में क्या होगी, इस समीकरण से आपको रासायनिक क्रिया समझने में बेहद आसान हो जाएगी। आपने कैसे कैसे मटेरियल का यूज किया, क्या ठोस था, क्या गैस था, क्या बनकर निकला, क्या नहीं हुआ, ये सब समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल अगर देखते हैं आप लोग, तो दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखिए, कुछ ज्यादा नहीं, यहाँ पे थोड़ा मैंने यहाँ पे गलती कर दी।
अब यहाँ पे आपको संतुलित करना है, यहाँ पे सीखना है। अब देखिए यहाँ पे Al2 है, यहाँ पे H2SO4 है। यहाँ पे आपको कक्षा 9 में पढ़े होंगे, क्लास 9th में बैलेंसिंग पढ़े होंगे, संयोजकता पढ़े होंगे। संयोजकता में आपने देखा होगा कि किस पे कितना निगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके परमाणु क्रमांक आपको 1 से 20 तक याद होने चाहिए, क्योंकि तभी आप इसको संतुलित कर लेंगे। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं त्यागने के लिए। क्या होता है? 3 पॉजिटिव होता है, 3 पॉजिटिव चार्ज। अब ये 3 पॉजिटिव चार्ज है और कितने इसके परमाणु हैं? 2 हैं। अगर इसकी बात करूंगा तो ये +6 पॉजिटिव लेकर बाहर आता है। H2SO4 आपने चार्ज किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सॉरी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेगेटिव ना पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं होगा। आपने अभी साबित किया था, यहाँ पे क्या था? नेगेटिव 0 है। अब देखिए यहाँ पे Al2SO4 था, यहाँ पे H2 था। अब क्या बताइए, जब इनका रिएक्शन होगा तो या तो माइनस यहाँ निगेटिव क्या हो जाएगा? -3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? -3 होना चाहिए। या तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे उदासीन भी होना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे Al2SO4 था, SO4 को अभी आपने निकाला था कि SO4 का कितना मान आता है? यहाँ पे आप निकाला था कि -2 आता है। अब -2 आता है। अब यहाँ पे +6 था। क्या था? +6 था और हम माइनस से गुणा करेंगे, मतलब यहाँ -6 होगा, +6 होगा, मतलब ये उदासीन हो जाएगा, मतलब कि हमारा जो पदार्थ संतुलित है, ये यौगिक सही है। यहाँ पे H2O भी हमारा सही है। यहाँ पे क्या था? H2O निकल कर चला गया बाहर, लेकिन ये चलेंगे देखेंगे। लेकिन क्या बताइए, जब हमने इस्तेमाल किया था तो क्या यहाँ SO4 की संख्या कितनी है? 1 है। कहीं SO4 3 है नहीं, लेकिन यहाँ थ्राइस लग गया है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन कितने अणु है? परमाणु है 12 है। तो क्या आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? 4 ही है। क्या? तो इसको संतुलित करने के लिए जब यहाँ SO4 मैंने थ्राइस लगाया है, तो क्या हम यहाँ थ्राइस लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। लेकिन जब थ्राइस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर थ्राइस हम यहाँ लगा देंगे तो मतलब यहाँ निगेटिव की संख्या बढ़ जाएगी और निगेटिव हो जाएगा, मतलब इसमें रिएक्शन नहीं होगा, H2SO4 का संतुलन गड़बड़ा जाएगा। तो संतुलन कायम रखने के लिए अगर इसमें 3 से करें तो इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे, तो सीधा हम 3 को ले जाके बाहर से गुणा कर देंगे और 3H2SO4 हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ 3 गुणे 0 हम कर देंगे तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हमने 3 का गुणा कर दिया आगे। अब यह जब यहाँ 3 का गुणा हमने कर दिया तो अब यहाँ देखिए SO4 यहाँ 3 आपको मिल गया। लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन संख्या 3 दूनी 6 है, यहाँ पे क्या है? सिर्फ 2 है। तो इसकी संख्या पूरा करने के लिए हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो अब जाके हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। इसको फिर से आप लोग देखिए संतुलित कैसे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कुछ शब्द यहाँ पे आया, देखिए सॉलिड। सॉलिड मैंने बताया ठोस होगा, जब वो पदार्थ क्या होगा? लिक्विड होगा, जल के फॉर्म में होगा। पानी वाटर होगा तो लिक्विड होगा। गैस आपके बनेंगे, जो गैस होंगे वो चले जाएंगे। यहाँ पे 21 मैंने तनु बिलियन ने बताया कि आपका ये होगा। डेल्टा का निशान यहाँ आपका हो जाएगा गर्म करने से। आज जब आप किसी को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वहां पर गर्म करने में दर्शाया जाएगा, आपको हीट दिखाया जाएगा, डेल्टा का दिखाया जाएगा। और जब अवक्षेप, किसी निर्माण में कचरा बसता है, अवक्षेप बनेंगे, कुछ कचड़े बन के निकलेंगे, उसको हम एरोसोल गैस की वजह से दिखा के उसको सीधा हाथ नीचे की ओर दिखाएंगे, ताकि हमें पता चले कि ठोस मटेरियल हमारा बनकर बाहर आया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजों को यहाँ देखेंगे कि अब यहाँ पे हमें क्या होता है, यहाँ एक शब्द आता है कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या जानकारियां, इसकी क्या सीमाएं हैं, क्या प्राप्त होती हैं, क्या नहीं प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले बताइए कि सीमाओं में हम बात करेंगे तो ये जो रिएक्शन हम कराते हैं बेटा, तो इस रिएक्शन में हमें अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती है। यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन नहीं कराया जाता कि ये क्या है क्या नहीं है, इनके बारे में जानकारी हमें रासायनिक समीकरण में नहीं होती है। इसकी लिमिटेशन है, सीमाएं होती हैं। इस रासायनिक समीकरण में अगर बात करेंगे तो ताप, दाब और समय का भी कोई हमें जानकारी नहीं मिलती कि रिएक्शन में कितना टेम्परेचर दिया गया, कितना प्रेशर, उसमें प्रेशर डाला गया, कितना रिएक्शन में समय लगेगा, इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। हम कर देते हैं और इसकी व्यवस्था करते हैं, ये अपना भैया अपना साझा करते रहते हैं। रिजल्ट जो बाहर आता है, रिजल्ट हमको पता चल जाता है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये रिएक्शन हमारा उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय है, एक तरफ ये रिएक्शन करने वाला है या दोनों तरफ करने वाला है, इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। तो ये कुछ लिमिटेशन है, इसकी समीकरण की सीमाएं हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। बुक में आपकी मेंशन की गई है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ मुझे समझाने का प्रयास मैंने ये किया था, इसको एक बार फिर से देखिएगा और इसी के आधार पे आप बुक से अपने 3-4 रिएक्शन लीजिए, उसको सॉल्व करिए। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो इस तरह से हमारा पहला चैप्टर क्लास 10th का हमारा समाप्त होता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। कैसा लगा आप लोग अपने सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।